हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। अभी तक हमने 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम छठा मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत आता है, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे और जिसमें लिखेंगे कि संविधान की आत्मा किसने माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप वहां पर प्रस्तावना टिक करेंगे, यानी प्रियम्बल। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तब आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 32 टिक करेंगे। ठीक है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यानी आर्टिकल नंबर 32, इसको मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन सुनिए। अभी तक हमने आपको 5 तरीके के मौलिक अधिकार बताए हैं। मान लीजिए किसी भी मनुष्य के वो 5 मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं या छीने जा सकते हैं, तो इसकी गारंटी लेगा कौन कि वो छीने नहीं जाएंगे? और अगर किसी कारण से छीन लिए जाते हैं तो उनको लागू कौन कराएगा? इसी को लागू कराता है न्यायालय। और न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। ये रिट्स वो पावर हैं जिसकी वजह से एक साधारण मनुष्य को उसके मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, यानी उनको कोई छीन नहीं पाता है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 को हम मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल भी कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी एक तरह से अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 32 गारंटर है, जो हमने अभी तक मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनका। ठीक है। देखिए, मान लीजिए जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी कारणवश वो व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति या उसका कोई मित्र या उसका कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि उसका कोई रिश्ता हो आपस में, कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से न्यायालय जा सकता है और वो शिकायत कर सकता है कि उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है। इसी कारण से यहां पर जन्म धीरे धीरे जो जन्म होता है वो पीआईएल का होता है। आपने पीआईएल का नाम सुना होगा। पीआईएल है ना, जनहित याचिका। इसी से संबंधित हैं आपके पीएन भगवती। ये जस्टिस थे पीएन भगवती। इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है पीआईएल को डेवलप करने का, इनको विकसित करने का। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई हो कि अगर जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, किसी कारण से वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए कोई और व्यक्ति जा सकता है। ठीक है। और वो उसकी बात को रख सकता है कि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। अब यहां पर न्यायालय क्या करेगा? 5 तरीके की रिट्स जारी करेगा। अब हम वो 5 तरीके की रिट्स पढ़ेंगे। तो रिट्स कौन-कौन सी हैं? उनको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हम रिट्स पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, वो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम उसको 2 भागों में पढ़ेंगे। तो देखिए 2 भागों में हम कैसे पढ़ रहे हैं, पहला मैं आपको बता दूं। पहला हम पढ़ेंगे जिसमें न्यायालय सरकारी पदाधिकारी या अधिकारी के लिए जारी करता है। बात क्लियर है? यानी पहली रिट हम पढ़ेंगे जो न्यायालय, अब देखिए इसको न्यायालय ही जारी करेगा, क्योंकि हमारा जो गारंटर है, हमारे मौलिक अधिकारों का जो गारंटर है, वो कौन है? न्यायालय है। तो न्यायालय जारी करेगा किसके लिए? पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। उसके लिए जारी करेगा। तो इसमें हम 3 तरीके की रिट्स पढ़ेंगे। अब वो 3 रिट्स कौन-कौन सी हैं, उनके नाम नाम जान लेते हैं हम। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हबीज कॉर्पस कहते हैं। हबीज कॉर्पस। देखिए, मैंने यहां पर लिखा हबीज कॉर्पस। आपको इस शब्द को अच्छे से याद रखना है। रीजन कि आजकल एग्जाम्स में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण देता ही नहीं है, वहां पर हबीज कॉर्पस लिखता है। क्योंकि पेपर 2 भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश में वो लिख नहीं सकता। अगर आप हिंदी का पेपर देख रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं लिख सकता, है ना? तो इसलिए वहां पर वो करता क्या है कि इस हबीज कॉर्पस को हिंदी में लिख देता है। जैसे कैसे? देखिए, हबीज कॉर्पस। अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने बता दिया है कि आपको हबीज कार्पस को याद करना है कि इसी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। ये एक लैटिन शब्द है।
ये लैटिन शब्द है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे परमादेश, और परमादेश को कहते हैं मैंडेमस, ये भी आपको याद रखना है, मैंडेमस। क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया कि एग्जाम में वो आपको परमादेश नहीं देगा, क्योंकि परमादेश से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, उस रिट का मतलब समझ में आ जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या करता है कि मैंडेमस लिख देता है और उसको हिंदी में लिख देता है। अगर आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, मैंडेमस ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर हिंदी का कर रहे हैं तो आपको मैंडेमस ही मिलेगा, बट वो हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा होगा। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इनका सभी का मैं अर्थ बताऊंगा, इस रेट का क्या मतलब है, इसी को हम आर्टिकल नंबर 32 के तहत बहुत अच्छे से समझेंगे। अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा को कहते हैं क्यो वारंटो, ये क्यू है, क्यो वारंटो। ठीक है, इन तीन रिट्स को हम पढ़ेंगे। एक ऐसी रिट जो न्यायालय के द्वारा पदाधिकारी या अधिकारी या सरकार को जारी की जाती है, बात क्लियर है। दूसरी हम रिट पढ़ेंगे जिसमें केवल दो रिट्स आती हैं, क्योंकि हम इसमें पांच पढ़ेंगे, हमारी एक हो गई है, ये दो हो गई, ये तीन हो गई। अब हम जो चौथी पढ़ेंगे और पांचवी, वो हम पढ़ेंगे कि न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करेगा, या कहें कि वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करता है। ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। दूसरी हम पढ़ेंगे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टिलरी। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, ये वो रिट्स हैं किस वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। यानी कहें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकता है, यानी जो सीनियर है, जो बड़ा है, वो छोटे को जारी करता है। ये वो रिट्स पढ़ेंगे हम। और इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि न्यायालय किसको जारी करेगा, पदाधिकारी को जारी करेगा, या किसी अधिकारी को, या सरकार को, किसी को भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहली, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं, यानी हबीज कार्पस कह रहे हैं, इसको हेडिंग बनाएंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या होती है। यानी पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीज कॉर्पस। ठीक है, मैंने बता दिया कि हबीज कॉर्पस एक लैटिन शब्द है। इस रिट के द्वारा न्यायालय राज्य को, राज्य बोलिए तो आप सरकार, सरकारी अधिकारी है ना, या पदाधिकारी, इसको हम मान सकते हैं। तो इसमें न्यायालय सरकार को या राज्य को क्या करता है, आदेश देता है कि जो व्यक्ति आपने गिरफ्तार किया है उसको सहशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करिए। इसका मतलब ये है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो ये न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। यानी सपोज आप मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार का कारण उसको बताया नहीं गया है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और हमने बताया था आर्टिकल्स में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर जो भी नियर बाई अधिकारी होगा उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन होता क्या है कि उसको 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए उसको रिमांड पे रखा जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कैसा, अब मान के चलिए आप थाने में किस तरीके की शिकायतें आती हैं कि लोगों का वहां पर मौलिक अधिकार हनन होता है, बट उनको अपने मौलिक अधिकार पता ही नहीं होते हैं। अब आप देखिए कि 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि थाने में 24 घंटे से ज्यादा उनको हिरासत में रखा जाता है, और साथ ही साथ उनको ये भी नहीं बताया जाता कि उनको गिरफ्तार किया क्यों गया है। ठीक है, तो यहां पर उसका क्या हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब इसी मौलिक अधिकार के हनन के कारण या तो ये व्यक्ति या फिर इसका कोई भी परिवार का सदस्य न्यायालय जा सकता है, और वो न्यायालय में जाकर के रिट जारी करवा सकता है। तुरंत रिट जारी होगी, और जारी ये होगी कि जिस व्यक्ति ने इसको गिरफ्तार किया है उसने पहली बात कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। दूसरा, उसको तुरंत उसको 24 घंटे से जो व्यक्ति जो ज्यादा समय हुआ है उसको तुरंत पेशी की जाएगी न्यायालय में। ठीक है, तो ये रिट इतनी पावरफुल होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने बताया कि इसमें न्यायालय आदेश देता है कि जो व्यक्ति आपने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है उसको हमारे सामने सहशरीर प्रस्तुत करिए। तो न्यायालय आदेश देता है
कि अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सहशरीर प्रस्तुत करिए। जब ये रिट जारी होती है और जिस थाने में ये रिट पहुंचाई जाती है फैक्स के माध्यम से, तो तुरंत वो थाना एकदम से टेंशन में आ जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत उसको पेश करना पड़ता है। समझ रहे होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने समझ लिया कि क्या होता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर की जो रिट है उसको समझेंगे। देखिए, मैंने ये जो रिट आपको लिखवाई है कि हमने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम परमादेश पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को पहले पढ़िए या बाद में पढ़िए, या मतलब आपको पांचों समझ में आनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना, हमने 19 एक आर्टिकल पढ़ा था 19(1) का, जैसे हमने पढ़ा था ए, इसमें हमने पढ़ा था कि बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। फिर दूसरे में पढ़ा था हमने कि उसको संघ बनाने की आजादी थी, है ना। फिर उसमें पढ़ा था, फिर तीसरा पढ़ा था, फिर यानी वो हमने सीरीज में पढ़े थे। आपको याद रखना है कि वहां पर सीरीज का महत्व है, बट यहाँ पर ऐसा कोई महत्व नहीं है। आर्टिकल नंबर 35 के तहत आपको ये पांचों रिट्स पढ़नी है। अब आप ऊपर नीचे करके कैसे भी इनको पढ़ लीजिए, वहां पर सीरीज नहीं पूछी जाती है, ठीक है। इनका मतलब आपसे पूछा जाएगा और इनकी सीरीज होती भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे दूसरी रिट, जिसको हम कहते हैं परमादेश। दूसरी पढ़ते हैं हम परमादेश। परमादेश का मतलब हमने बताया मैंडमस, ठीक है। देखिए, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा इस शब्द से कि परमादेश, इसीलिए वो आपको परमादेश लिखकर देगा ही नहीं, वो आपको मैंडमस लिख के देगा, क्योंकि परमादेश से तो आप रिट समझ जाएंगे कि रिट का क्या मतलब है। अब देखिए मतलब क्या है इसका। जब कोई पदाधिकारी, यानी पदाधिकारी वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब कोई पदाधिकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट से संबंधित है, इसमें प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति, पदाधिकारी, अपने काम और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो और उसके पालन ना करने की वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हों, तब यहां पर न्यायालय परमादेश जारी करता है, ठीक है। यहां पर आप समझ गए, इसको हम नोट करते हैं कि जब कोई पदाधिकारी, यानी पदाधिकारी कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट, अपने काम को मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैंने बता दिया आपको कि वो अपने काम और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो और उसके पालन ना करने के कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो, तब ये न्यायालय परमादेश जारी करेगा, मैंडेमस जारी करेगा। अपने काम को नहीं कर रहा हो। मैं ये बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिससे आप केवल समझिए और अपनी भाषा में इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और उससे किसी के मौलिक अधिकारों को प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, जो पदाधिकारी है उसके लिए जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। लेकिन आप याद रखेंगे, भारत में कोई भी पदाधिकारी हो उसके लिए जारी की जा सकती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में केवल दो ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए कभी जारी नहीं की जा सकती, वो अपना काम संवैधानिक रूप से कर रहे हों या ना कर रहे हों, उनका प्रोसीजर अलग है, ठीक है। लेकिन उनके लिए कभी भी न्यायालय परमादेश जारी नहीं करता है कि भाई आप इस काम को करिए, आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। अब वो दो लोग कौन है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला एक्सेप्शन हम जानेंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा हम जानेंगे उपराष्ट्रपति। ये दोनों लोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन पर कभी भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, कभी भी मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि परमादेश हमें सबको जारी कर सकते हैं, बट कौन लोग हैं जिनको जारी नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। परमादेश यानी परम आदेश, शब्द से आप समझ रहे होंगे, परम आदेश। कोई व्यक्ति अगर अपना काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक रूप से उस काम का अच्छे से पालन नहीं कर रहा है, तब उसके लिए न्यायालय क्या करेगा, मैंडेमस जारी करेगा। बात समझ में आ गई। परमादेश आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट यानी तीसरा तीसरा समझेंगे। तीसरा है अधिकार पक्षा। अधिकार पक्षा, देखिए आप इनको नोट्स बनाइएगा,
अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आ रहा है, शॉर्ट में आप उन पॉइंट्स को लिखिएगा। बहुत लंबा-लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि फिर जब आप रिवाइज़ करेंगे तो रिवाइज़ करने में दिक्कत होती है। ठीक है? शॉर्ट से शॉर्ट आप लिखें, बस थोड़ा-सा पॉइंट लिखें जिससे आपको पूरी जो इसकी भूमिका है वो समझ में आ जाए। तो हम अब इसमें पढ़ रहे हैं तीसरा, जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। ठीक है? देखिए, इसमें क्या होता है कि न्यायालय जो रिट जारी करता है, ये किसी भी अधिकारी, वही बात पदाधिकारी या सरकारी अधिकारी, बात समझ रहे होंगे। ये प्राइवेट के लिए इनमें से कोई भी रिट हम जो पढ़ा रहे हैं, इसमें से कोई भी रिट प्राइवेट व्यक्ति के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जारी नहीं की जाती है, पहली बात। अब हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने बता दिया कि आपको न्यायालय जारी करता है किसको? पदाधिकारी को। ठीक है? सिर्फ़ सरकारी से मतलब है इसमें। ये जो अधिकार परीक्षा है, इसमें ये एक आज्ञा पत्र होता है, सेम उसी की तरह जैसा कि हमने अभी रिट्स हम पढ़ रहे हैं। रिट होती है ये, एक तरीके का आदेश होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहा है, लेकिन वो उस कार्य के लिए एलिजिबल नहीं है, वो उस पद पर बना कैसे, उस पद पर लगा कैसे? अगर किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि कोई व्यक्ति किसी और गलत तरीके से उस पद पर आसीन है, यानी उस पद पर बना हुआ है, जिसके काबिल वो नहीं है, यानी अगर उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो प्रोसीजर उस पद पर आने का होता है, उस प्रोसीजर से नहीं आया, तो एक तरीके से अवैध पद हो गया कि नहीं हो गया? इसी के लिए न्यायालय एक रिट जारी करता है और पूछता है कि आप किस आधार से इस पद पर बैठे हैं? किस बेस से आप इस पद पर बैठे हैं? तो वो उसको क्लियर करना पड़ता है कि वो किस तरह से चुन कर के आया है और किस तरह से वो उसको ये पद मिला है। ठीक है? ये तब जारी किया जाता है जब किसी पर शक होता है कि कोई व्यक्ति उस प्रोसेस से चुन कर के नहीं आता है, जैसे कि उसको आना चाहिए था। जैसे कि कॉम्पिटिशन के थ्रू आते हैं, जैसे कि उनका एक प्रमोशन क्राइटेरिया रहता है। अगर उस तरीके से व्यक्ति नहीं आता है, वो किसी अवैध रूप से किसी सरकारी दफ़्तर में बना हुआ है। आजकल आप बहुत सारे केसेस सुनते होंगे कि कोई अवैध एक घूम रहा था आईपीएस बन कर के, लेकिन वो था ही नहीं आईपीएस। वो अपने गाँव वालों को दिखाने के लिए आईपीएस बन के और वर्दी पहन के घूमता है ना? तो वही केस आप समझिए, वही सेम यही कंडीशन है कि जब कोई अधिकारी बन करके किसी ऐसे निर्णय लेने लगता है जो कि काम अधिकारी का है, तो वहाँ पर अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो जारी की जाती है। ठीक है? इसमें कर्मचारी के पद की संवैधानिक जाँच होती है, जो उसका पद है, कहीं वो अवैध तो नहीं है। कई-कई बार आपने कुछ केसेज़ ऐसे सुने होंगे कि एक व्यक्ति ने 20-20 साल तक सरकारी जॉब कर ली, लेकिन वो संवैधानिक रूप से चयन नहीं हुआ था उसका। और उसने 20 साल तक सरकार से सैलरी भी ले ली, तो संवैधानिक तो नहीं हुआ ना पद उसका। तो इसी की जाँच के लिए अधिकार परीक्षा जो है क्यू वारंटो जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। आई होप आपको अधिकार परीक्षा समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक रिट होती है, एक आदेश होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के पद की संवैधानिक जाँच होती है। ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इसमें इतना ही लिखना काफ़ी रहेगा, बाकी आपको लगता है तो इसमें नोट डाउन 2-3 पॉइंट आप कर सकते हैं, ठीक है? हमने 3 जो रेट्स हैं, जो कि एक न्यायालय के द्वारा पदाधिकारी को जारी की जाती हैं, वो हमने तीनों समझ ली हैं और तीनों लगभग नाम से संबंधित हैं, जैसे कि अधिकार परीक्षा, ठीक है? और एक हमने पढ़ी परमादेश, परमादेश भी आपको समझ में आ गया होगा और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनके आपको नाम जो लैटिन शब्द थे, वो आपको याद रखने हैं। जैसे परमादेश का था मैंडेमस, है ना? इसका हमने पढ़ा इक्विवेलेंटो, ठीक है ना? हबीस कार्पस हमने पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण का। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 और आपकी रिट्स पढ़ेंगे जिसमें कि हमने बताया कि ये बड़ा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। तो वो पहली पहली यानी चौथी, ठीक है? तो वो पढ़ेंगे हम सबसे पहली प्रतिषेध। इसको अगर नंबरिंग दें तो हम चौथा नंबर दे सकते हैं, प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन, ठीक है? मैंने बताया कि ये जो हम अब आप रिट्स पढ़ रहे हैं, ये रिट्स बड़े न्यायालय से छोटे न्यायालय को क्या की जाती हैं? जारी की जाती हैं, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है कि जब कोई केस चल रहा हो किसी भी न्यायालय में या कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो उस केस पर तुरंत कार्रवाई उसकी रोकी जा सके, इसके लिए उसका वरिष्ठ न्यायालय एक रिट जारी करता है। प्रतिषेध प्रतिषेध से आप मतलब समझ रहे होंगे रोकना, ठीक है? तो उस जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, उसको तुरंत रोकने के लिए, उस कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए, उस सुनवाई को तुरंत रोकने के लिए, बड़ा न्यायालय यानी वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध यानी एक प्रोहिबिशन रिट जारी करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए जिसमें वो केस चल रहा है, ठीक है? इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये स्टे ऑर्डर होता है। कोई भी अगर केस चल रहा है, उस केस को तुरंत रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसको रिट कहते हैं हम, ठीक है? तरीके से हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। ये तब दिया जाता है, जब कोई भी न्यायालय मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, हाई कोर्ट, है ना? इलाहाबाद हाई कोर्ट है।
वो सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो जो क्षेत्र आ रहा है, जिस क्षेत्र की वो सुनवाई कर रहा है, वो आ रहा है आपका उत्तराखंड में। यानी ये एक एरिया है जो जॉइंट है, इसका पता ही नहीं चल रहा है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं, आप मान के चलिए जैसे जिला आप देखिए, तो जिले से ये जिला और ये इसके बाद ये जिला, तो क्या यहाँ पर कोई बाउंड्री होती है? नहीं होती। देखिए दूसरे देश से हमारी जो बाउंड्री है, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो बीच में बाउंड्री है ना, तो हमें क्लियर पता रहता है कि ये इंडिया का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। बट जो जिले होते हैं, उन जिलों में हमें ये नहीं पता चल पाता, कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस जिले का है और ये वाला किस जिले का है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं चलता है ना? मिक्स हो जाते हैं कभी-कभी। तो जिस तरीके से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उसी तरीके से कभी-कभी न्यायालय को भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसको ये बात कन्फर्म नहीं हो पाती है कि ये जो क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में आता है। ये क्या उसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं? लेकिन वो उस पर सुनवाई शुरू कर देता है। जब यही बात वरिष्ठ न्यायालय को पता चलती है कि उसने ये जो सुनवाई कर रहा है, ये एक्चुअली उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, तो इस कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए वह प्रतिषेध जारी करता है। ठीक है? यानी जो कार्रवाई चल रही है और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। मान के चलिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान के चलिए लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है? और वो लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई कर रहा है ये मान के चलिए बनारस में, तो बनारस के क्षेत्र का जो एरिया है उस पर सुनवाई कर रहा है, तो एक तरीके से असंवैधानिक हो गया। इसी कार्रवाई को रोकने के लिए वरिष्ठ न्यायालय यानी जो उसके ऊपर न्यायालय है, वो उसको तुरंत क्या करेगा? प्रतिषेध जारी करेगा, ठीक है? एक तरीके का ये स्टे ऑर्डर भी होता है। इतनी बात आपको क्लियर है? अब हम 5वीं पढ़ते हैं, 5th नंबर की, 5वीं यानी उत्प्रेषण। ये पढ़ेंगे हम उत्प्रेषण, सर्टियॉररी, ठीक है? ये भी उसी की तरह है कि सेम वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, ठीक है? लेकिन अभी हमने जब पढ़ा कि प्रतिषेध जो है, जब कोई कार्यवाही चल रही होती है, सुनवाई चल रही होती है, तो वो बीच में ही स्टे लाने के लिए प्रतिषेध जारी कर देता है, उस रिट को जारी कर देता है। लेकिन कंक्लूजन नहीं आया था, वो प्रोसीजर में था, चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। यहाँ पर सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर सुनवाई हो भी जाती है और उसका निर्णय भी आ जाता है। जैसे कभी-कभी आपने सुना होगा कि किसी भी केस में ऐसा कोई केस चल रहा था और उस केस में रिजल्ट भी आ गया, उसमें निर्णय भी आ गया और निर्णय आने के बाद पता चलता है कि वो निर्णय सही नहीं दिया है। उसके वरिष्ठ न्यायालय को लगता है कि वो निर्णय सही नहीं दिया है। या मान के चलिए जब आप हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं और जब हाई कोर्ट से आपको निर्णय मिल जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हम क्या करेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। तो जो इसका यानी हाई कोर्ट का जो केस था, वो जो सुनवाई थी और उसने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय पर क्या लग जाता है स्टे। मान के चलिए उसने अगर मान लीजिए फांसी की सजा दे दी हो किसी व्यक्ति को, तो फांसी की सजा पर तुरंत क्या हो जाएगा? मान के चलिए 4 दिन बाद फांसी की सजा है, वहां से तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टे दे देगा और स्टे देने के बाद अपने यहाँ पर उस केस को ले लेगा और इसकी सुनवाई फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो यही स्टे मिला, लेकिन कब मिला? जब उसकी सुनवाई कंप्लीट हो गई और उसने अपना निर्णय दे दिया। बात समझ में आ गई? तो निर्णय देने के बाद उत्प्रेषण यानी सटोरी ये जारी की जाती है कंप्लीट होने के बाद। जब न्यायालय को लगता है कि ये निर्णय जो दिया गया है ये सही नहीं दिया गया, या किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे अब इससे ऊपर लड़ना है, मैं यानी वो व्यक्ति क्या है? बेगुनाह है, यानी उसको फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए या उससे कम मिलनी चाहिए, जो भी उसको लगता है, तो वो क्या करता है? तुरंत रिट जारी करवा देता है सुप्रीम कोर्ट से। ये केस बहुत नॉर्मल होते हैं। जनरली कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है, तो वो तुरंत हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट से आ जाती है अगर उसको फांसी की सजा दोबारा से, तो फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है? यही प्रोसीजर जो होता है, यही रिट के द्वारा होता है और इसी रिट को कहते हैं हम उत्प्रेषण। ठीक है? इसको हम शब्दों में लिखें तो देखिए इसका मतलब होता है कि पूर्णतः सूचित कीजिए। इसका मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए। कौन कहता है? वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है? कि ये जो प्रोसीजर आपने चलाया था, इसमें निर्णय दिया था, तो किस आधार पर आपने निर्णय दिया? ठीक है? तो इसी प्रोसेस को पूरा समझने के बाद फिर वो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और फिर वहाँ पर दोबारा से उसकी सुनवाई शुरू करते हैं। ठीक है? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेषण जो है वो फैसला आने के बाद जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध जो हमने पढ़ी, वो प्रतिषेध फैसला से पहले ही जारी कर दी जाती है। जो प्रोसीजर चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, उसके बीच में ही जारी कर दी जाती है। ठीक है? आई होप आपको ये पाँचों ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। मैंने इनको शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आप आसानी से इसका रिवीजन कर पाएँगे। ठीक है? तो हमने आर्टिकल 32 के तहत पाँचों प्रकार की रिट्स पढ़ ली हैं। ठीक है? यानी हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 5 ही रिट्स हैं और वो हमने पढ़ ली। ठीक है? अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताएँगे जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और वो क्या-क्या हैं? एक नया पेज लेकर के मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 14 से पढ़ना स्टार्ट किए थे। और आर्टिकल नंबर 14 से लेकर हमने आर्टिकल नंबर 32 तक सारे मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने बताया कि आर्टिकल नंबर 32 एक गारंटी देता है, ठीक है, गारंटी देता है। लेकिन जो बाकी के हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े थे, उन्हीं की तो गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकार छीने नहीं जाएंगे। अगर छीने जाएंगे तो तुरंत मैं क्या जारी करूंगा? रिट जारी करूंगा। यही तो गारंटी थी। अब हम आपको ये बताएंगे इसमें कि जो मौलिक अधिकार हैं, हम यानी सभी भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं कि हमारे साथ साथ विदेशी जो हमारे भारत में आते हैं, उन विदेशियों को भी मिले हुए हैं। उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको आर्टिकल नंबर डाल के देता है और पूछता है कि इसमें से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सबको मिले हुए हैं, यानी भारतीय और विदेशी दोनों। ठीक है, तो मैं आपको बस बता दे रहा हूं और आप उसको ट्रिक से कैसे भी याद कर लेना कि जो भारतीय को मिले हुए हैं, बाकी उसके जो रेस्ट बचे हुए हैं वो सभी को मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि भारतीय को कौन कौन से मिले हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, सिर्फ भारतीय यानी इंडियंस, और जो सभी को मिले हुए हैं। सभी में आप समझ जाइएगा कि हम भारतीय और विदेशी भी, किसी भी देश का कोई नागरिक हो, विदेशी हो, ठीक है, सभी यानी भारतीय प्लस विदेशी। ठीक है, तो देखिए हमने आर्टिकल नंबर 14 से पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, और आपको बताया था कि 31 नंबर का जो आर्टिकल था जिसमें कि संपत्ति का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया, तो वहां तक तो हम पहुंचेंगे नहीं। और 32 में हमने बताया कि वो गारंटी देता है, तो उसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो 5 तक हमने पढ़े हैं, यानी 5 मौलिक अधिकार, वो हम देखते हैं। पहला देखिए, भारतीय को जो मिला हुआ है वो आर्टिकल नंबर 15। अब आप याद करिए, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि आर्टिकल नंबर 15 में क्या था। आर्टिकल नंबर 15 में मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, है ना, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही तो था। तो 15 नंबर आर्टिकल, इसके साथ 16वां आर्टिकल, 15 16, ठीक है। 16 में आपको पता होगा 16 में क्या था। 16 में बताया कि लोक नियोजन में जो व्यवस्था की गई है, सरकारी नौकरियों में जो व्यवस्था की गई है ना, वो आर्टिकल नंबर 16 में थी। 16 के बाद 19, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे देखिए, आर्टिकल नंबर 19 जो है वो संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो संविधान की रीढ़ है, यानी रीढ़ किसकी हो, किसके लिए होगी? हम भारतीयों के लिए होगी कि नहीं होगी? भाई विदेशियों के लिए तो नहीं होगी ना वो। तो इसलिए आप याद रखना है कि ये जो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर 19 है, ये केवल भारतीयों को मिलता है। इसमें कि हमने 6 तरीके की स्वतंत्रताएं पढ़ी थी। ठीक है, तो 19वां हो गया। 19 के बाद 29, और 29 आपको पता होना चाहिए 29 में क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, बताया था मैंने 29। और इसके साथ 30, 30 में क्या पढ़ा था हमने? सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सबको मिले हुए हैं। अब आपको केवल 5 याद करने हैं। तो देखिए 5 कैसे याद रखेंगे? 15 16 लाइन में हो गए, 15 और 16, और लाइन से याद रखिएगा 19वां, जो कि संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और संविधान की रीढ़ होगी किसकी? भाई भारतीयों की तो होगी, तो इसलिए 19वां भी याद रहेगा आपको। और उसके बाद 29 और 30, ठीक है, आपको ये भी याद रहेगा 29 और 30, 15 16 19 29 30, ये 5 हैं जो भारतीयों को मिले हैं। अब इसके अलावा जो बच जाते हैं, देखिए 15 से पहले 14 बचा, 14 भी आपको पता होना चाहिए क्या था। उसके बाद देखिए 20 21, है ना, 23 24 बचा, 25, ठीक है, 25 और 26 बचा, 27 28, है ना, और 29 यहाँ पर आ गया और 30 आ गया। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये सभी को मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिले हुए हैं? 15 16 19 29 और 30। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कि देखिए मौलिक अधिकार आपके छीने नहीं जा सकते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था। वो कौन कौन से निवारक निरोध जो आपको बनाए थे वहां पर, मैंने एक्ट्स आपको पूरे पढ़ाए हैं। उसमें बताया गया है कि अगर उनके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। साथ ही साथ अब विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें इंसान के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। तो देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मौलिक अधिकार बता करके छीने जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं। तो अब हमारे देश में दो परिस्थितियां बन सकती हैं, और वो दो कौन कौन सी? एक तो बाहरी आक्रमण, ठीक है, और दूसरी परिस्थिति बन सकती है सशस्त्र विद्रोह। ये दो परिस्थितियां हमारे देश में बन सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान के चलिए बाहरी आक्रमण होता है, मान के चलिए बाहरी आक्रमण होता है, तो जो आपको आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस लेक्चर को अच्छे से नहीं समझा है, तो आप उसको समझिएगा पहले, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 19 में हमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? संविधान की रीढ़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब बाहर से आक्रमण होता है हमारे देश पर, ठीक है? तो ये जो आपको 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएँ दी गई थी, ये ऑटोमैटिक कितनी दी गई थी? 6। ये ऑटोमैटिक क्या हो जाती हैं? कैंसल हो जाती हैं। इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपके मौलिक अधिकार हमने छीन लिए हैं। नहीं, इसमें आपके मौलिक अधिकार ऑटोमैटिक खत्म हो जाते हैं। बाहर से आक्रमण हुआ, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी, आपके आर्टिकल नंबर 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार ऑटोमैटिक खत्म हो गए। बात क्लियर है? इसमें इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार जो मिले हैं वो ऑटोमैटिक खत्म हो जाएँगे। उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन बाहरी आक्रमण के कारण देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, उस दिन आप तुरंत समझ जाना कि आपके 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं। हालाँकि ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? दूसरा, सशस्त्र विद्रोह। तो देखिए, सशस्त्र विद्रोह में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है हमारे किसी देश के किसी भाग में हो जाए या पूरे देश में हो जाए, तो पहली बात कि सशस्त्र विद्रोह के कारण या तो पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पूरे भारत में, या फिर जिस जगह पर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर भी लगाई जा सकती है, ठीक है? या प्रभावित क्षेत्र। ये दोनों जगह लगा सकते, मर्जी है, ये डिपेंड करता है, ठीक है? उनको लगता है कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है, तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ही प्रभावित है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन बाहरी आक्रमण से अगर कभी प्रभावित होता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया प्रभावित होता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया पे नहीं लगेगा, यहाँ पूरे देश पे लगेगा, पूरे भारत पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूरे भारत। ये नेशनल इमरजेंसी में बाहरी आक्रमण पर पूरे भारत पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है? लेकिन सशस्त्र विद्रोह में पूरे भारत पर भी लग सकती है या फिर प्रभावित क्षेत्र पर भी लग सकती है, ठीक है? तो इसमें आप याद रखेंगे 20 और 21। इसमें 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होंगे। इसके अलावा आपके बाकी के सारे आर्टिकल्स, बाकी के सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है? 100% नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, बाहरी आक्रमण में आपके मौलिक अधिकार 100% खत्म हो जा रहे हैं, यानी कौन से? 19 के 6 100% खत्म हो जा रहे हैं तुरंत। लेकिन यहाँ पर क्या है, 20-21 तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन बाकी खत्म किए जा सकते हैं। वहां पर सकते हैं शब्द रहेगा, पॉसिबिलिटी है। यानी 19 के आर्टिकल्स जो आपको दिए हुए हैं, सभी स्वतंत्रताएं, वो भी खत्म की जा सकती हैं। बाकी की और अगर उनको लगता है, वो भी खत्म की जा सकती हैं। लेकिन 20 और 21 खत्म नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? परंतु आप इसमें एक और बात याद रखिएगा कि जो 20-21 है ना, ये पहले ये भी खत्म हो जाया करते थे। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये भी खत्म हो जाते थे। तो ये कब से खत्म नहीं हो रहे हैं? ये याद रखेंगे, ये हो रहे हैं 44वें, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, तभी से 44वें संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया कि देखिए 20 और 21 के अलावा सभी छीने जा सकते हैं, लेकिन 20-21 नहीं छीना जा सकता। ठीक है? बाकी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो 19 है, मैंने बता दिया, 19 जो आर्टिकल है, इसको खत्म नहीं किया जाता, है ना? ऑटोमेटिक खत्म नहीं किया जाता, लेकिन खत्म किया जा सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी है, स्वतः खत्म नहीं होते हैं, जैसा कि इसमें था, इसमें स्वतः खत्म हो रहे हैं, इसमें स्वतः खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वतः खत्म नहीं होते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है? ऐसा किसमें कहा गया है? तो देखिए, इसमें बाहरी आक्रमण होने पर पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, पहली बात। दूसरा, इसमें 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार स्वतः खत्म हो जाते हैं। ये लिखा किसमें है? तो ये एक आर्टिकल हम आगे चलकर पढ़ेंगे, 358। ठीक है? 358 में कहा गया है कि 19 के तहत सभी मौलिक स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है? और ये किसमें कहा गया कि 20-21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं? तो ये लिखा है 359 में। ठीक है? आई होप आपको बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो कौन-कौन से मौलिक अधिकार हमारे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगे और किनको खत्म किया जा सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इस लेक्चर के साथ हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए हैं और हमने इसमें सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सभी 5 रिट्स हमने पढ़ ली हैं और उनको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट ऐसा है जो मुझसे छूटा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसको फिर से, अगर लगता है तो फिर से मैं एक लेक्चर दोबारा से डिलीवर आपके लिए करूँगा। और कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ठीक है? और लाइक करिएगा इसको, अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ थोड़ा-सा भी सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।